क्या होगा इसका जवाब? अच्छा, कॉटन, राइस। अच्छा ये बताओ, कॉटन वालों जो कह रहे हो, कपास कह रहे हो, ये चीज समझो कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी है? कपास के लिए ब्लैक सॉइल है। अभी तोते की तरह समझाया कि नेगेटिव मत करना, ना आए तो छोड़ देना, तुक्का मत मारना, क्योंकि ये तुक्का मारने वाली आदत एग्जाम में आपको ले नहीं डूबेगा। तब कहना रोहित सर आपने बताया था, लेकिन हम अपने आदत से बाज नहीं आए हैं। क्योंकि सर तुक्का मार के कुछ हासिल नहीं होगा। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं है, कुल्हाड़ी पे पैर मार देना है। अगर मैं तुक्का मारता हूं दैट मीन्स क्या है कि पैर को कुल्हाड़ी पे नहीं रखना, कुल्हाड़ी पे पैर को जाकर रखना है। तो सर ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, कभी कभी ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं इसे, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो सर जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे? कि नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जैसे गंगा, यमुना, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो निकलती है ग्लेशियर से। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार की होंगी। तो कौन कौन सा होगा बच्चा? खादर और बांगर। बांगर की बात करें तो ये ओल्ड ओलिवियल है, खादर की बात करें तो ये न्यू ओलिवियल है, ये न्यू ओलिवियल है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? देखिए संतोष कुमार जी ने अच्छा जवाब दिया कि तुक्का मारना मतलब जिस डाली पर बैठे उसी पर काटना। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। और जलोढ़ मिट्टी नदी जमाव का परिणाम है, जो मैंने कहा, जो उर्वरता के उच्च स्तर को पूरा करती है। मैंने कहा अभी कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे? नदियों के द्वारा लाए गए जो डिपोजिशन है, अवसाद है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, वो 2 प्रकार के होंगे, खादर और बांगर। खादर और बांगर। सर तो भारत का जो मध्य मैदान है, भारत का मध्य मैदान जलोढ़ मिट्टी का स्थान है, जो देश के चावल उत्पादन का भी कटोरा है। चावल उत्पादन का कटोरा, चावल का कटोरा किसे कहते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो सर भारत में जो चावल की बात करें, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आदि राज्यों की मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी शामिल है। समझ में आ गया मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा आपसे कि सर जो चावल का कटोरा है उसे हम किसे कहेंगे? तो सर एक आंध्र प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़ है। आपको याद होगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, चावल का कटोरा और धान का कटोरा। तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को और धान की डलिया, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा या धान की डलिया और इसे चावल का कटोरा कहते हैं। किसे? आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स? निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है सर, कौन सा लवण मानव हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट होगा। क्या होगा बच्चा? कैल्शियम फॉस्फेट। राधे राधे बच्चे, क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट इज राइट। ठीक है, तो सर कहता है फॉस्फेट दूध और रक्त में पाए जाने वाले कैल्शियम का मुख्य रूप है, यानी मिल्क और ब्लड दोनों में पाया जाता है ये। जबकि हम बोन्स की बात करें, अपने हड्डी की बात करें, तो 70% बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट खनिज के रूप में जाना जाता है। जो किस रूप में होता है? तो हाइड्रोक्सापेटाइट। हाइड्रोक्सापेटाइट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सापेटाइट कहते हैं। हाइड्रोक्सापेटाइट कहते हैं। जल्दी से जरा लिंक को शेयर कर दो, तभी देखो एनर्जी हमें पता कैसे बूस्टअप होता है।
आपको मिलता है ना, तो हमें भी एनर्जी मिलता है। जैसे जैसे बच्चे जुड़ते हैं हमें भी लगता है यार थोड़े से एनर्जेटिक हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर कि पूंजीगत व्यय और राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं। राजकोषीय घाटा की ओर ले जाती है या प्राथमिक कमी है। प्राथमिक घाटा की बात करें, कमी को हम घाटा कर दें, यहां बजटीय घाटा कह दें या राजस्व घाटा कह दें, क्या होगा। देखिए सर ये कहता है फिस्कल डेफिसिट की बात करता है, राजकोषीय घाटा की बात करता है। तो आज फिस्कल डेफिसिट भी समझते हैं, प्राइमरी डेफिसिट भी समझते हैं। ये कहता क्या है कि पूंजीगत व्यय और राजस्व घाटे में जो पर्याप्त वृद्धि हमें किधर ले जाता है, फिजिकल डेफिसिट की ओर ले जाता है। दैट मींस कहता क्या है कि सर बजट डेफिसिट क्या है। बजट डेफिसिट है कि कुल प्राप्त और कुल खर्च और कुल प्राप्तियां, यानी जो बजट घाटा हम कैसे जानेंगे। तो सर हमारा खर्च 10 रुपया है और हमने प्राप्त किया 5 रुपया, यानी जो बजट घाटा कितना है 5 रुपया, ये बजट घाटा है। तो बजट घाटा, बजटीय घाटा किसे कहेंगे कि कुल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा बच्चा। राजस्व व्यय यानी जो रेवेन्यू हमने प्राप्त किया और उस रेवेन्यू में हमने कितना खर्च किया और फिर हमने रेवेन्यू प्राप्त किया, यानी रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो राजस्व घाटा यानी राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, ये क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, कुल राज्य की बात करता है, देश की बात करता है, जो हमारा सरकार का फंड है, यानी जो टोटल खर्च है हमारा उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां, ये फिस्कल डेफिसिट हो गया। और प्राइमरी डेफिसिट की बात करेंगे, प्राथमिक घाटा की बात करेंगे, तो राजकोषीय घाटा का भुगतान यह प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चा? जरा कमेंट बॉक्स में बताना सर। बिल्कुल। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम। रेवेन्यू मतलब इनकम बच्चा, सरकार का इनकम यानी रेवेन्यू। आपने कुछ प्लांट लगाया, उस प्लांट से जो आप प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तेल लौंग के तेल का एक उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोव ऑयल, मेथेनॉल, यूगेनॉल, मिथेनॉल या बेंजाइल डिहाइडी। बेंजाइल डिहाइड क्या होगा, चलिए बताइए क्या होगा। क्या कहता है सर कि लौंग के तेल में यूगेनॉल पाया जाता है। और आप हमेशा याद रखिएगा लौंग की प्राप्ति होती है किससे, कली से या बड से, यही तो है। किससे होता है, कली से या बड से। तो बात करें सर यूगेनॉल, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C10H12O2। C10H12O2 ये केमिकल फॉर्मूला है और लौंग के तेल में निकलने वाला एक रंगहीन या हल्का पीला तेल है। यह मसालेदार तीखे स्वाद के लिए लौंग की तरह गंध करता है। यानी टेस्ट की बात करें तो इट स्मेल्स लाइक क्लोव्स विथ स्पाइसी। कैसा है ये, मसालेदार तीखे स्वाद के साथ गंध करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। पार्ट 11, पार्ट 5, पार्ट 15 या पार्ट 9, क्या होगा। एनटीपीसी में कृति मैम कब आएंगी। विश्व प्रकाश जी अभी देखो आपका हिस्ट्री चल रहा है अनअकैडमी पे। हिस्ट्री कंप्लीट जैसे होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद बीच में सेशन को शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी एसएससी चल रहा है ना। जैसे एसएससी कंप्लीट होगा मैम आ जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
तो क्या कहता है बच्चा, जवाब क्या होगा? ये पार्ट 11, पार्ट 11। जो पार्ट 15 कहते हो, पार्ट 5 की बात करेंगे तो ये हो गया सर सेंटर, यानी कहते यूनियन। पार्ट 5 में यूनियन है यानी संघ है। पार्ट 15 की बात करें तो सर ये इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। और पार्ट 9 की बात करें तो ये पंचायत की बात करते हैं। ये मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया चारों ऑप्शन का, मैंने चारों ऑप्शन की कच्चा चिट्ठा खोल दिया। देख लो चारों ऑप्शन क्या कहता है। कौन समझाएगा आपको कि पार्ट 5 में संघ की बात की गई है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है। पार्ट 15 की बात करेंगे तो उसमें इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग है। जबकि हम पार्ट 9 की बात करें तो पंचायत है। तो कैसे गलती करते हो? देखिए भाई भैया, दोस्ती देखो इनकी, कहां से हो, मैं यहां से हूं, यही करते रहोगे, एग्जाम निकल कर चला जाएगा, पता चलेगा जिससे हाई हेलो करते थे वो रेलवे में जॉब कर रहा है। जब टिकट कटाने जाओगे पता चलेगा अरे ये तो हाई हेलो क्या करते थे। इसीलिए टाइम छोड़िए और पढ़ाई करिए। कहता है सर भाग 11 आर्टिकल 245 टू 255, 10 आर्टिकल्स हैं केंद्र राज्य संबंध के बीच। केंद्र राज्य संबंध के बीच 10 आर्टिकल की चर्चा की गई है। और केंद्र राज्य संबंध का ही नतीजा है कि हमें फाइनेंस कमीशन देखने को मिलता है, 280 देखने को मिलता है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सर केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। किसमें किसमें? यानी केंद्र और राज्य जो संबंध है किस बात पर टिकी है, किस बात पर टिकी है, तो उसकी बात करें बच्चों। देखिए जो केंद्र और राज्य का संबंध है वो किस बात पर टिका है? तो एक लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करें, विधायी संबंध की बात करें। विधायी संबंध इन द सेंस कि अगर हमें राज्य के संबंध में कोई कानून बनाना है, जैसे भी देखो जम्मू कश्मीर को यूटी कर दिया ना, अधिकार तो है हमें। 45 से 55 की बात करते हैं। प्रशासनिक संबंध की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करेंगे। आईएएस और आईपीएस का जो खेल है, अंकुश यादव जी फाइनेंस कमीशन 280 होगा, 180 नहीं, 100 आर्टिकल कहां लेके चले गए? ये प्रशासनिक संबंध है। और वित्तीय संबंध की बात करेंगे 268 से 293, इसी के बीच आ जाता है 280, याद रखना, इसी के बीच आ जाता है 280, ये याद रखना। आगे देखें, हु वाज द एडवोकेट एट द फेमस आईएनए ट्रायल्स? प्रसिद्ध आईएनए सुनवाई का वकील कौन था? भूला भाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस या सी राजगोपालाचारी? क्वेश्चन नंबर 6। चलो जल्दी बता दो क्या होगा। मैं लेट हो गई, कहां गई थी? तो भूला भाई देसाई सर वकील थे, भूला भाई देसाई वकील थे। यानी प्रसिद्ध आईएनए सुनवाई का वकील कौन था? तो भूला भाई देसाई वकील थे। तो सर ये है क्या प्रसिद्ध आईएनए? यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना के जब 3 अधिकारी पकड़े गए थे, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, तो राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब राजद्रोह के आरोप में जेल में डाला गया अंग्रेजों के द्वारा, तो कांग्रेस के 17 वकील ने मिलकर एक रक्षा समिति का गठन किया और उस 17 वकील में एक भूला भाई देसाई भी थे, भूला भाई देसाई भी थे। तो ये कब की बात है? ये बात है अंग्रेजी काल की, ये बात है अंग्रेजी काल की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, सर महात्मा गांधी ने नागरिक अवज्ञा और करों का भुगतान ना करने की प्रेरणा कहां से ली? जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। लिंक को जरा शेयर कर दो बच्चा, ताकि और सारे बच्चों जुड़ सके। यार बताओ। चलिए
अंकित सिंह, बताओ जरा क्या होगा जवाब इसका। कितना बढ़िया एक बच्चा लिखा, गोपाल कृष्ण को हिंदी में, गोखले को इंग्लिश में, जो इनके पॉलिटिकल टीचर हैं, जो इनके पॉलिटिकल टीचर हैं, राजनीतिक गुरु थे। कहानी खत्म हो गया। यानी थॉरो नागरिक अवज्ञा की बात करेंगे, आपको पता है ये क्या कहता है, 1930 में घटना कहता है ये, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करता है। क्या करता है बच्चा? सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। करों का भुगतान ना करने की प्रेरणा ली। जरा सा कमेंट बॉक्स में बताना कि सर कहा नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करों का भुगतान नहीं करना है। गांधी जी ने एक आंदोलन में नारा दिया था कि करों का भुगतान ना करें। मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा कि करों का भुगतान नहीं करना है, करों का भुगतान नहीं करना है। तो सर ये आपको बताना है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करों के भुगतान को ना करने की प्रेरणा दी है। क्या होगा जवाब इसका कि सर याद करिए ना, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन में गांधी जी ने टैक्स ना चुकाने की प्रेरणा दी, नारा दिया था कर नहीं चुकाना है। कब? 1918 में गांधी जी ने एक नारा दिया कि टैक्स को हम नहीं चुकाएंगे, टैक्स को नहीं चुकाएंगे, याद रखना। समझ में आ गया? कब कब नारा दिया? 1918 में नारा दिया, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में, याद रखना। सर यह थोरो के निबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरणा लिया गया, ये आपके लिए है, पढ़ लो, समझ लेना, पढ़कर समझ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए। कि कहता है सर थोरो से ये प्रभावित थे और थोरो ने जो अपने पुस्तक में कही उसी से गांधी जी ने इंस्पायर होकर भारत में कर ना चलाने की नारा दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? राज्यसभा, ग्राम सभा, लोकसभा या स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा? चलिए बताइए क्या होगा। देख रहे हो सुमित जी पूछ रहे हैं शालिनी से या सैनी से कि जीकेपी यानी गोरखपुर में कहां से हो। यही सब दोस्ती यारी कराते रहो। सर देखो क्वेश्चन क्या क्या पता है, मैंने थोड़ा सा आपके दिमाग से खेलने की कोशिश की और कई सारे बच्चों ने गलत जवाब दे भी दिया, कई सारे बच्चों ने गलत जवाब दे भी दिया। पता है क्या होगा? हाउस ऑफ द पीपल। क्या होगा बालक? हाउस ऑफ द पीपल। ये है, कहता है सर हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन। क्या कहता है? लोगों का सदन कहता है ये। तो सर जो पीपल पक्ष है यानी लोकप्रिय पक्ष, पॉपुलर चेंबर है, ये किसका होगा? लोकसभा का होगा। क्या होगा? ये लोकसभा का होगा। ये बात समझना हमेशा, क्योंकि सर पॉपुलर हाउस इसीलिए कहेंगे जो भी बातें हैं, जो भी कानून है, जो भी चर्चा होगा, जो भी मंत्री परिषद है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? तो मंत्री परिषद रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। राज्यसभा सर इसे हम उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहेंगे या बुजुर्गों का सदन कहेंगे, या बुजुर्गों का सदन कहेंगे। यानी राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहेंगे। बिल्कुल गौतम जी, ये अंगूर खट्टे हैं क्योंकि आपके हाथ में नहीं आ पाया, आपके हाथ में नहीं आ पाया, इसीलिए क्या है? अंगूर खट्टे हो गए आपके। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2019 का पेपर में पूछा गया है। अगर आपने दिया होगा तो उठा के देख लेना। ठीक है, अगर आपने दिया होगा तो ये उठा के देख लेना, और अगर नहीं दिए हैं तो कतई नहीं समझ में आएगा। हमेशा यही कहोगे कि सर ये अंगूर खट्टा है, ये हमें बिल्कुल हजम नहीं हुआ, बिल्कुल हजम नहीं हुआ, बिल्कुल समझना। ठीक है।
सर कहता है लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ पॉपुलर चैम्बर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें विधि सम्मत तुलनात्मक रूप से अधिक पावर है। किसके? राज्यसभा के तुलना में ज्यादा पावर है। इसके बाद इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, 17वीं लोकसभा का कुछ चुनाव हुआ है। अच्छा अरविंद कुमार जी, 2018 में पेपर हुआ ही नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। 2018 में पेपर हुआ ही नहीं है सीजीएल का, 2019 में पेपर हुआ है। बेटा जरा सा अपने आप को अपडेट कर लो। राज्यसभा को सर उच्च सदन या राज्यों के सदन के रूप में जानेंगे क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहां तक हुआ था? रावी नदी, इंडस नदी, सतलुज नदी या हिंदुकुश श्रेणी, क्या होगा? चलिए दुष्यंत कुमार जी सही कह रहे हो आप। चलो बताओ क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें सर, हिंदुकुश श्रेणी यानी सर चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार की बात करेंगे तो ये कहां जाएगा? तक्षशिला के पार जाएगा। कहां जाएगा? ये तक्षशिला के पार जाएगा, यानी इंडस के पार जाएगा। सतलज की तो बात ही ना करें। चंद्रगुप्त मौर्य याद करिए। कुछ और क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। अपने अंतिम दिनों में ये दक्षिण भारत चला जाता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहां जाता है। तो सर ये सरवन बेलगोला चला जाता है, सरवन बेलगोला चला जाता है। अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म को स्वीकार करता है? जैन धर्म को स्वीकार करता है। कौन सा धर्म को स्वीकार करता है? ये जैन धर्म को स्वीकार करता है। कौन सा धर्म को? जैन धर्म को। यानी सर मौर्य साम्राज्य अपने समय में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, आपको पता है। और सबसे बड़ी सीमा थी साम्राज्य हिमालय की प्राकृतिक सीमाओं के साथ उत्तर में फैला हुआ था। पूर्व में उस असम, पश्चिम में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, और अफगानिस्तान के हिंदुकुश पहाड़ों तक फैला हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच इंडेड द पोर्तुगीज रूल इन इंडिया वाज साइंड ऑन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जिसने भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त कर दिया था, कब हस्ताक्षर किए गए थे? जरा बताइए। क्या होगा? 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से हमने क्या किया? गोवा को मिलाया है। कब मिलाया गया? कब मिलाया गया? तो गोवा को हमने 19 दिसंबर 1961 में मिलाया। एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले कई सारे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यानी कई सारे यूरोपीय कंपनी भारत आए हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आया 1498 में और सबसे बाद में गया 1961 में। यानी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से यूरोपीय कंपनियां सबसे पहले भारत आई है, तो कौन सी आई है? पुर्तगाली 1498 में। और कौन से सबसे बाद में गया? तो सर हमने पुर्तगाल से गोवा को मिलाया, तो जाहिर सी बात है सबसे लास्ट में कौन जाएगा? गोवा जाएगा। सबसे लास्ट में कौन जाएगा? गोवा जाएगा। बात को समझ रहे हो ना मैं कहने क्या चाह रहा हूं? आगे देखिए, पुर्तगाली भारत के गवर्नर ने 19 दिसंबर 1961 को समर्पण के साधन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए नया कि सर 19 दिसंबर को जब सिग्नेचर हुआ तो पुर्तगाल का जो गवर्नर था वो कौन था जिसने आत्मसमर्पण पर सिग्नेचर किया? कौन था बच्चा? जनरल सिल्वा। कौन था? जनरल सिल्वा था। कौन था? जनरल सिल्वा था, याद रखना। ठीक है, जनरल सिल्वा था। गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं हम लोग, याद रखना। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थित है? पोखरन, सूरतगढ़, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, क्या होगा? सलाइवा मत याद रखना,
नहीं तो सलाइवा क्या करेगा, भोजन को पचा देगा, सलाइवा भोजन को पचा देगा। सर रावत भाटा कहां बच्चा, तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थित है, रावत भाटा में स्थित है, पोखरण नहीं। पोखरण वालों याद रख लो, पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ 1974-75 में, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं। दूसरी बार हुआ 1998 में, जिसे ऑपरेशन शक्ति कहते हैं, ऑपरेशन शक्ति कहते हैं। इसे पोखरण परमाणु 1 कहते हैं, पोखरण परमाणु 2 कहते हैं। तो क्या होगा, रावत भाटा इज राइट। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के राजस्थान राज्य में रावत भाटा में स्थित है। कहां ये, रावत भाटा में स्थित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भूमि क्षेत्रों को अलग करता है, मलय पेनिनसुला या इंडोनेशिया आइलैंड, अफ्रीका यूरोप, इंडिया श्रीलंका या उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। मिस्टर परवीन, अगर बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलता तो मार्केट में मिल जाता, ये आपके बाबा यानी रोहित सर के दिमाग की उपज है ये। इसीलिए कहते हैं कि यहां तो पढ़ाते ही हैं, मैं सोच रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर चले आऊं सभी परीक्षाओं के लिए, जिसे हम एसएससी के नाम से चलाएं। बिल्कुल सुपर सीरीज, ए 1000 सुपर सीरीज। अगर आप चाहते हो सर बिल्कुल अनअकैडमी पे 1000 सुपर सीरीज ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिले, जो एक क्वेश्चन के जरिए 10 क्वेश्चन निकले हमारा, तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो खत्म होने के बाद, जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए। तो ये क्या कहता है सर, मलय पेनिनसुला और इंडोनेशिया आइलैंड। मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया, क्योंकि सर इंडिया और श्रीलंका की बात करेंगे तो ये पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट है, पाक जल संधि है, जबकि वहां मलक्का जलडमरू मध्य की बात करता है, मलक्का जलडमरू मध्य की बात करता है। और हमेशा याद रखना जलडमरू मध्य यानी कि सर जल की वो पतली रास्ता कहे, पतला रास्ता कह दे, जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो किसे किसे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहे पाक जल संधि, तो यहां करेगा अरब सागर को और करेगा बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट करता है। उसे हम क्या कहेंगे, जलडमरू मध्य कहते हैं। क्या कहेंगे, जलडमरू मध्य कहेंगे। देखो कहता है सर मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर या हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलमार्ग है। मैंने क्या कहा सर, जलडमरू मध्य की आकृति ऐसी बनेगी डमरू की तरह, और ये वाला जो रास्ता है इसे हम जलडमरू मध्य कहते हैं। तो ये मलेशिया और पूर्व में चरम दक्षिणी थाईलैंड के बीच जाता है, जो क्षेत्रफल इतना किलोमीटर यानी 25,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए कहता है सर भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रैक्यूल के नाम से जानते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रैक्यूल के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चा लव यू बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ, जल्दी क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या कहता है सर कि किसे हम ड्रैक्यूल के नाम से जानेंगे, भूटान को ड्रैक्यूल के नाम से जानते हैं। भूटान के झंडे को देखो ना, भूटान के झंडे को देखो, झंडा में ड्रैगन बना हुआ है, और ड्रैगन क्या है, बहुत सारे गहना को पहना हुआ है। ड्रैगन कई सारे गहना को पहना हुआ है। आप लोग लगाओगे क्या, भूटान, बहुत बढ़िया, सुपर। अच्छा मैंने कहा उसके बाद टाइप कर रहे हो क्या, यानी सर कहता क्या है कि ड्रुक तिब्बती और भूटानी पौराणिक कथाओं में थंडर ड्रैगन और एक भूटानी राष्ट्रीय प्रतीक है। भूटान के ध्वज पर, अभी झंडा दिखाएंगे आपको, एक ड्रंक दिखाई देता है जो धन का प्रतिनिधित्व करने के लिए गहने रखता है, और भूटान को ड्रुक्यूल के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा ये देखिए झंडा ड्रैगन है और कई सारे गहने को पहना हुआ है, कई सारा गहना पहना हुआ है, ये कई सारा गहना पहना हुआ है पूरे बॉडी पार्ट पे, इसीलिए इसे हम ड्रैकुला कहते हैं, ड्रैकुल कहते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, विच इकोनॉमिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? ग्रॉटविड, हैबलर, जॉनकिंस, फ्रीडमैन, एडम स्मिथ। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, थंडरबोल्ट भी बोलते हैं भूटान को। क्या होगा ये? गॉटफ्रिड हैबलर ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया और पिताजी कहते हैं इकोनॉमिक्स का किसे? एडम स्मिथ को पिताजी कहते हैं, पापा कहते हैं या जनक कहते हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो सर अवसर लागत का सिद्धांत हैबलर द्वारा दिया गया। ये कहता है क्या पता है? ये कहता है अवसर लागत अर्थशास्त्र में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अवसर लागत इकोनॉमिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कमी और पसंद के बीच के कड़ी को व्यक्त करता है, जो कमी और पसंद के बीच के संबंध को दर्शाता है। किसके द्वारा दिया गया? हैबलर द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? हैबलर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हु रोट द बुक इंडियन होम रूल? एम.के. गांधी, बी.जी. तिलक, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू? क्या होगा? रजनीश कुमार जी, पीडीएफ के लिए आपको दो चीज करना होगा, या तो वाईफाई स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल है रोहित सर, जीके बाय रोहित सर, जीएस बाय रोहित सर, वहां मिल जाएगा आपको। देखिए सबका जवाब लगभग गलत है। ये इंडियन होम रूल की बात करें तो एम.के. गांधी के द्वारा दिया गया। आप लोग बी.जी. तिलक के साथ जाएंगे या एनी बेसेंट के साथ जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्योंकि सर आपको लगता है कि बी.जी. तिलक और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी भारत में, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है एनी बेसेंट के द्वारा, जबकि इंडियन होम रूल पुस्तक की बात करता है, यहां आंदोलन की नहीं। तो पुस्तक की स्थापना या पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मोहनदास करमचंद गांधी, एम.के. गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? एम.के. गांधी के द्वारा लिखा गया। गड़बड़ कर बैठे आप लोग। सर हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, एक पुस्तक है। समझ में आ गया? काहे गलती करते हो ऐसे? मिथुन, अ कैटल ब्रीड इज फाउंड इन। मिथुन एक मवेशी की नस्ल कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में या तमिलनाडु में? चलिए, याद है मुझे ये क्वेश्चन मैं पहले भी कराया था। क्या होगा? क्या होगा इसका जवाब? क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश, मिथुन। अच्छा एक राशि भी है ना मिथुन, हीरो भी है मिथुन, याद है? तो मिथुन एक मवेशी कहां पाया जाता है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश में। यानी सर मिथुन एक मवेशी नस्ल है जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और मिथुन को कैटल ऑफ माउंटेन कहते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन डाल दें कि इनमें से किस प्राणी को, किस पशु को कैटल ऑफ माउंटेन कहते हैं? अब आप कहोगे सर गूगली डालते हैं। सर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार पेपर में। सर ये एक बात समझना, आप लोग जितने दिन से तैयारी कर रहे हो बच्चे, 2 साल 3 साल 3 साल से, तो सर लगभग मैं इस फील्ड में जो पढ़ाने की बात करते हैं तो 2011 से जुड़ा हुआ पढ़ाने में। जिस समय मैं तैयारी करता था पीसीएस की दिल्ली में, उस समय से ही पढ़ाने की इच्छा रही है हमें। तो सर मुझे आइडियाज है ना कि कहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, पहले एसएससी क्या करता था अब क्या करता है। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों जो हमारे एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाइए, उसका फायदा उठाइए। जितना आपको मिलता है यूट्यूब में ना, समेटने का प्रयास करिए। यह भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र और चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश की एक महत्वपूर्ण गोजातीय प्रजाति है।
क्या एक गोजातीय प्रजाति है। टाइगर श्रॉफ को हाइपरमेट्रोपिया है। टाइगर श्रॉफ जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब कौन सा लेंस यूज करने के लिए कहेंगे, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। अब देख रहे बच्चे हमारे पीछे लगे, सर आपका पीछे से क्या हुआ। भैया परेशान ना हो, आप अपनी देखो मेरी छोड़ो, मैं तो चल ही रहा हूं। बताओ क्या होगा कि टाइगर श्रॉफ को बेचारा हाइपरमेट्रोपिया हो गया। अब वो डॉक्टर के पास गया है, कौन सा डॉक्टर साहब क्या है, तो कौन सा लेंस कहेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया आपको हाइपरमेट्रोपिया है टाइगर श्रॉफ जी, तो आप कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस यूज करिए। क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करिए, कॉनकेव नहीं। हमेशा याद करना ये हाइपरमेट्रोपिया की बात करता है, दैट मीन्स दूरदृष्टि की बात करता है। दूरदृष्टि की बात करता है। क्या करता है बच्चा, दूरदृष्टि की बात करता है। तो दूरदृष्टि में हम निकट की चीजें देख नहीं पाते हैं, इसीलिए कहा गया डॉक्टर के द्वारा कि सर आपको दूरदृष्टि की बीमारी है, तो टाइगर श्रॉफ जी उत्तल लेंस का यूज कर लीजिए, उत्तल लेंस का यूज करिए। समझ में आ गया। सर क्वेश्चन को ऐसे ही फ्रेम किया जाता है, कुछ नए तरीके से बनाए जाते हैं। आपको आता सब है, आपने पढ़ रखा है, आपको आता सब है, आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि बॉलर ने क्या किया, गुगली की जगह दूसरा फेंक दिया, आप क्लीन बोल्ड होकर मुंडी गिराकर चले आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, गलती कतई नहीं होगा। तो सर हाइपरमेट्रोपिया एक नेत्र विकार है जिसमें आसपास की वस्तुएं धुंधली लगती है, यानी निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु हमें क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट है। उत्तल लेंस का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया के लिए, और इसको लेजर सर्जरी द्वारा भी हम ठीक कर सकते हैं, लेजर सर्जरी द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किस मानव शरीर के अंग को, जब मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है। चलिए बताइए क्या होगा। गूगल की जगह हाफ वाली डाल दिया। देख नहीं रहो आज स्थिति क्या है इंडिया के। अभी क्रिकेट में T20 जीते, वनडे हारे, टेस्ट में स्थिति बहुत खराब। तो क्या कहता है सर, ये लीवर रासायनिक कारखाना क्या होगा, लीवर होगा। यानी भैया समझ लो ना, लीवर में ही तो जाके सब कुछ होगा। तो रासायनिक कारखाना किसे कहेंगे, लीवर को कहेंगे। किसे कहेंगे, लीवर को कहेंगे। स्टमक से सर कितने एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन और HCl। पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। और लीवर की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा ग्लैंड है मानव में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, लीवर है। क्या बच्चा, लीवर है। यानी सर लीवर को आपके शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो पदार्थ प्राप्त करता है उसे शरीर के लिए आवश्यक तत्वों में परिवर्तित करता है। और लीवर आपके रक्त से विषाक्त पदार्थों को छानने के लिए भी जिम्मेदार है, ये याद रखना। इसीलिए इसे हम कारखाना कहते हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस में मैं फिर से कहता हूं अप्लाइड साइंस के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। अप्लाइड साइंस पे जोर देना पड़ेगा आपको। हु डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की खोज किसने की है, एंटोनी लुवेनहुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा। बताओ क्या होगा।
देखो कितने लोगों का सही हुआ है, कितने लोगों का सही हुआ जरा बताइएगा। सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जिसने बैक्टीरिया की खोज की उसने प्रोटोजोआ की भी खोज की है। जिसने बैक्टीरिया की खोज की उसने प्रोटोजोआ की भी खोज की है। सेल की बात करेंगे, कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। और रॉबर्ट कोच की बात करें तो टीबी का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की है। रॉबर्ट कोच ने की है। अब जरा सा जिसने भी गलत किया है जरा सा इमोजी जरा भेजो तो। कैसे जब उदास हो जाते हो, जब क्वेश्चन गलत आता है, जरा कैसा कैसा इमोजी भेजते हो। सर प्रोटोजोआ की खोज ल्यूवेनहॉक ने ही किया है। किसने किया? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने ही किया है। यानी बात करें बच्चों कि वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ की खोज की, इसके बाद इसने माइक्रोस्कोप में भी सुधार किया और माइक्रोबायोलॉजी की भी नींव रखी है। यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं किसे? ल्यूवेनहॉक को। किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को कह सकते हैं। देखो कैसा चेहरा बना के सब इमोजी भेजते हो, ये स्थिति है। उन्हें अक्सर कहा जाता है सर फाइबर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट टू स्टडी मसल्स फाइबर्स, यानी कोशिकाओं में मांसपेशी फाइबर, बैक्टीरिया, शुक्राणुजोजा और रक्त प्रवाह का अध्ययन करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उमारो सिसुको इम्बालो, बाप रे बाप, ऐसा ऐसा नाम कौन रखता है बताओ, बच्चे परेशान हो जाएं। चलो आपके तरफ से सिंपैथी है मुझे। उमारो सिसोको इम्बालो किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? गाम्बिया, गैबोन, गिनी बिसाऊ या निकारागुआ? क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। क्या होगा ये? सर गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति हैं ये। कहां के हैं? गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति हैं। कहां के बच्चे? गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति हैं। यानी सर कहें कि पश्चिमी अफ्रीकी राज्य गिनी बिसाऊ में, पश्चिमी अफ्रीकी राज्य गिनी बिसाऊ में विपक्ष के नेता उमारो सिसोको इम्बालो ने 53.55% वोट हासिल करके राष्ट्रपति चुनाव जीता है। राष्ट्रपति चुनाव जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 21। निम्नलिखित में से किस देश ने रीफ की रक्षा के लिए रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाब दोगे या केवल कत्तई जहर बाबा जी लिखोगे? जवाब तो दे दो माय डियर। चलिए बताइए क्या होगा? क्या होगा ये? पलाऊ। क्या होगा? पलाऊ। क्या होगा ये? पलाऊ। अब एक चीज समझना, सर ये रीफ की बात करेंगे, क्या कहता है रीफ मतलब? जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों को रीफ समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखे वाई, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखे एन। अगर आपको रीफ समझ में आया तो सर ये वही रीफ है जिससे भारत में लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। कोरल रीफ का नाम सुने हो ना? कोरल रीफ का नाम सुने हो ना? बिल्कुल समझना। कोरल रीफ यानी सर कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बोनेट जो है वो खोल बना होता है। कोरल का नाम जानते हो? यानी अगर हम इंडिया की मैप की बात करें माय डियर, तो यहाँ पे अरब सागर में यहाँ पे लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप किससे बना है? तो कोरल रीफ से बना है। कोरल रीफ से बना है। हिंदी वाले गुस्सा ना करें, परवाल भित्ति कहते हैं इसे। परवाल भित्ति कहते हैं इसे। तो सर सबसे बड़ी जो रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे बड़ी रीफ जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो लेकिन रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन बनाया गया ताकि हमारी त्वचा बिल्कुल स्मूथ रहे, यूवी रे से खराब ना हो। पलाऊ ने क्या किया? बैन कर दिया। पलाऊ ने क्या किया? बैन कर दिया।
याद रहेगा, पलाऊ ने बैन कर दिया। यानी बच्चों समझना कि छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्र पलाऊ ने सख्त पर्यावरण उपाय पेश किए हैं, सख्त पर्यावरण उपाय पेश किए हैं। तो सर राष्ट्रपति टॉमी रेमिंगसाउ ने कहा है कि वैज्ञानिक फरमान थे कि अधिकांश सनस्क्रीन में पाए जाने वाला जो रसायन है वो कोरल रीफ के लिए विषाक्त थे और पलाऊ में आयात या बेची गई किसी भी रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन को जब्त कर लिया जाएगा और मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा, मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। हाँ, मूंगे की चट्टान भी कह सकते हो। चलिए आगे देखिए। जनरल बिपिन रावत ने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का प्रभार ग्रहण किया। सीडीएस की अधिकतम आयु क्या है? सीडीएस की अधिकतम आयु क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए सर 65 वर्ष कर दिया गया। पहले क्या था? पहले 3 वर्ष और 62 वर्ष था। विच एवर कम्स अर्लियर। पहले 3 साल या 62 साल था, अब क्या कर दिया गया? अब 65 साल कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। अब क्या किया है बालक? बढ़ा दिया गया है। यानी सर ऐसे समझे कि पहले कार्यकाल 3 वर्ष था या 62 वर्ष था, लेकिन अब 65 वर्ष कर दिया गया। और इसके लिए आर्मी का जो नियम है 1954 उसमें बदलाव किए गए हैं, उसमें संशोधन किए गए हैं। साथ ही साथ की बात करें तो रावत ने 3 साल सेवा पूरी करने के लिए 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए और 28वें सेना प्रमुख के रूप में मनोज मुकुंद नरवाना को नियुक्त किया गया है। मनोज मुकुंद नरवाना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य है? क्या होगा? अवरक्त, एक्सरे, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा? जल्दी बता दो जवाब इसका। रेडियो तरंगे। क्या होगा? रेडियो तरंगे की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य है। अब सोचिए, मैंने सर एक क्वेश्चन आपको ट्रिक के जरिए पढ़ाया था, याद होगा आपको। मैंने आपको ट्रिक के जरिए पढ़ाया था ये सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य। याद है कुछ ट्रिक? क्या था ट्रिक, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंफ्रा, यानी यही बात हो गई कि आप देखते ही नहीं हो ब्लैक मैजिक शो। ब्लैक मैजिक शो देखते ही नहीं हो, इसीलिए तो गड़बड़ किया। अगर ब्लैक मैजिक शो देखे होते तो ये सही जवाब देते आप। सर विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम जैसे विद्युत चुंबकीय जो रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगों के बाद माइक्रोवेव होगा, अवरक्त होगा, विजिबल होगा, फिर अल्ट्रावायलेट होगा, एक्सरे होगा और गामा किरणें होगा। और गामा किरण होगा। क्या था ये बताओ जरा? यही था ना? ब्लैक मैजिक शो देखिए, ब्लैक मैजिक शो देखेंगे तो सर कई सारे चीज निकल कर आएगा आपका। और रिवीजन करो। देखने का मतलब है बच्चा देखिए, उसे अपने शब्दों में लिखिए और रिवीजन करिए। ठीक है। गौर मौर्या, गौर मारिया किस राज्य का नृत्य है? असम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? गामा लास्ट है बच्चा, यही तो। चलिए बताइए। हाँ लिखा है कॉपी में, रिवाइज नहीं किया है तो लिखा है कॉपी में, लिखा ही रह जाएगा। लिखा है कॉपी में, लिखा ही रह जाएगा। एग्जाम देकर देने जाएगा तो क्या लेकर आएगा? सोचो, एग्जाम देने जाएगा तो क्या लेकर आएगा? एक शायर बन गया। याद करिए, रिवीजन करिए बच्चा, रिवीजन करो। बिना रिवीजन किए कुछ नहीं होगा। तो सर गौर मारिया एक लोक नृत्य है। गौर मारिया की बात करेंगे तो सर एक लोक नृत्य है। ये क्या है बच्चों? फॉक डांस है। फॉक डांस है। ये कहाँ की है? ये छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है?
छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नष्ट कर सकती है? B2H6, NF3, CCl3F या C6H6? चलिए बताइए क्या होगा, क्या होगा जवाब इसका? CCl3F, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही है क्या? यही है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहा मैंने? देखो एक बच्चे ने ट्रिक लिख दिया है जरा कमेंट बॉक्स में, यानी सर ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जिसे फ्रेन 11 CFC11 कहते हैं, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मैंने क्या कहा? CFC है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कि हमेशा याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे है? केंद्र सरकार ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है, उस गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे है? तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा या हरियाणा? तो क्या होगा जवाब इसका? सर तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु होगा। और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों? गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाते हैं। और सरकार ने जो जारी किया गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पे कौन है? तमिलनाडु है। कौन है टॉप पे? तमिलनाडु है। ठीक है, यानी सर तमिलनाडु वाज रैंक्ड एट द टॉप। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु को शीर्ष पर रखा गया है। ओडिशा, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में लोकेट हैं। नेक्स्ट की बात करें। हु ऑन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन? सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? संजय लीला भंसाली, श्री राम माधवन, आदित्य धर या अमित शर्मा? क्या होगा? पिछले साल कर्नाटक था, कोई दिक्कत नहीं है। सर आदित्य धर ने जीता। कौन जीता? आदित्य धर ने जीता। हाँ, सिनेमा वाला क्वेश्चन आया तो छूटेगा नहीं ना। सिनेमा वाला क्वेश्चन तो सही करोगे ही, सिनेमा वाला क्वेश्चन तो आप सही करोगे ही। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? आदित्य धर ने जीता है। यानी सर किस मूवी के लिए जीता? तो आदित्य धर ने अपने फिल्म बनाई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। कौन था बच्चा? उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बेस्ट डायरेक्शन मिला है। लेकिन अगर बेस्ट मूवी की बात करेंगे तो अंधाधुंध ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा अंधाधुंध मूवी का डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर कौन था? जरा कमेंट बॉक्स में बताना अंधाधुंध मूवी का। शहीद बेहेश्ती पोर्ट इज लोकेटेड इन। शहीद बेहेश्ती पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तुर्की, यूएई, ओमान या ईरान? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी। हाँ, बेस्ट मूवी का डायरेक्टर बताइए कौन था? चलिए अविनाश कुमार जी बंद कर देने। बताओ क्या कहता है क्वेश्चन ये? शहीद बेहेश्ती पोर्ट कहां लोकेट है? यूएई। बहुत बढ़िया। गलीब, अरे गलीब बॉय क्या कह रहे हो यार? डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मूवी की बात कह रहे हो। सर ये ईरान है। अच्छा, चहबार पोर्ट जानते हो? चहबार पोर्ट
चाहबार पोर्ट कहां है? चाहबार पोर्ट कहां है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाहबार पोर्ट कहां है? चाहबार पोर्ट कहां है? शहीद बेहेश्ती पोर्ट की बात करेंगे तो ईरान में है। चाहबार पोर्ट कहां है? ईरान में ही है, पक्का। देखो सर, जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है। कहां? ईरान में है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ईरान में है। सर मैं आपको बताऊं, जो ईरान का है ना, जो ईरान का है, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो सर, ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है और चाबहार पोर्ट में 2 बंदरगाह है बच्चों शामिल। कौन कौन सा बंदरगाह है? तो एक बंदरगाह है शाहिद कलंतरी, एक बंदरगाह शाहिद कलंतरी है और दूसरा बंदरगाह शाहिद बेहेश्ती है। शाहिद बेहेश्ती है, यानी चाबहार पोर्ट में ही 2 बंदरगाह शामिल है, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्ती। क्वेश्चन क्या था कि शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह किस देश में है? तो ये ईरान में है। कहां है? ईरान में है। समझ में आ गया? ये लोकेशन देख लो, ये चाबहार पोर्ट है। जो चाबहार पोर्ट सीधा भारत को कांडला और मुंबई से चाबहार होते हुए अफगानिस्तान को जोड़ेगा, अफगानिस्तान को जोड़ेगा, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है। एक तरह से कहें कि पाकिस्तान को घेरने में हमारी मदद करेगा चीन। पाकिस्तान को घेरने में मदद करेगा हमारा कौन? सॉरी, चीन कहते ईरान। क्योंकि जैसे मोतियों की माला याद होगा, जो श्रीलंका में एक हम्बन टोटा पोर्ट बना रहा है, कौन? चाइना, जो भारत को घेरने के लिए। तो वैसे ही हमने क्या किया? चाबहार पोर्ट बना दिया, ताकि मैं भी अफगानिस्तान जाकर थोड़ी सी देख सकूं पाकिस्तान क्या करता है। ठीक है, चलिए। कैनाल इस्तांबुल परियोजना मरमारा सागर को किस समुद्र से जोड़ती है? ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2019 में। सोचो लेवल कहां बढ़ गया। चलिए बताइए क्या होगा। सर ब्लैक सी क्या है बच्चा? कि कैनाल इस्तांबुल परियोजना मरमारा सागर को लाल काला सागर से जोड़ता है। ये किसे जोड़ता है? ये काला सागर से, ब्लैक सी से जोड़ता है। एक और बात करें तो सर, स्वेज नहर जो कई बार पूछता है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को, मेडिटेरेनियन सी को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैनाल इस्तांबुल एक परियोजना है जो कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग का निर्माण करती है, जो काला सागर और मरमरा के सागर को कनेक्ट करता है। किसे कनेक्ट करता है? मरमरा के सागर को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकार नाइट वॉक आयोजित करने जा रही है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सरकार, केरल सरकार नाइट वॉक आयोजित करने जा रही है। कौन आयोजित करने जा रही है? नाइट वॉक। केरल सरकार नाइट वॉक आयोजित करने जा रही है। यानी सर केरल महिला और बाल विकास विभाग ने महिलाओं के लिए नाइट वॉक का आयोजन किया। यह महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ाने, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हिंसा के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। तो याद रखना, ये सब जितने सारे क्वेश्चन हैं, अभी आपको लग रहा होगा सर थोड़ा सा
अनमने ढंग से। तो बिल्कुल एक चीज समझना बच्चों, एक बात समझना, अभी लग रहा होगा कुछ जो रेलवे के जो पेपर हैं, कुछ एक बच्चे की तैयारी है ये पता है, अगर अभी अनाउंसमेंट हो जाए तो लगेगा सर हमारा क्या होगा। इसीलिए जो रेलवे टाइम दे रहा है, महीना 2 महीना 3 महीना, आप हमेशा अपने तैयारी को पुशअप करते रहिए, तैयारी को बढ़ाते रहिए। हमेशा याद रखना कि रेलवे अगर टाइम दे रहा है महीने 2 महीने, क्योंकि ज्यादा दिन खींचेगा नहीं, महीना 2 महीने में हार्डली 2-3 महीने में पेपर हो जाएगा आपका। तो 2-3 महीना जो समय मिला है, अभी भी टाइम है। जिनका तैयारी नहीं है, अभी भी अपने आप के अंदर की जो ज्वाला है, आग है, उसको जलाए रखिए, उसको जलाकर रखिए, ठीक है। चलिए बताइए, कहता है सर स्प्रेयर फंक्शंस किस पर आधारित है? स्प्रेयर फंक्शंस किस पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत या फ्लोटेशन का सिद्धांत? क्योंकि अभी भी कई सारे बच्चे हैं जो अभी भी बिल्कुल हवा में हैं, बिल्कुल हवा में हैं। तो याद रखना, अगर अनाउंसमेंट हो गया तो सर टाइम बहुत कम मिलेगा, इसीलिए आग लगा दो, एकदम झोंक दो अपने आप को। तो सर ये फ्लोटेशन प्रिंसिपल के सिद्धांत की बात करते हैं, बर्नौली का सिद्धांत के, आर्किमिडीज, पास्कल। हाइड्रोलिक जो ब्रेक है वो किसके थ्योरी पे काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। यानी बातें करें बच्चों कि सर बर्नौली का सिद्धांत क्या है? बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे कोई लिक्विड या तरल पदार्थ या गैस की गति बढ़ती है, जो तरल पदार्थ के भीतर दबाव कम होता जाता है। ये कौन कहता है? ये बर्नौली का सिद्धांत कहता है। ये कौन कहता है? बर्नौली का सिद्धांत कहता है। अगर बात करें आर्किमिडीज का सिद्धांत की बात करें, कहता है सर जब कोई निकाय या जब कोई बॉडी आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक तरल पदार्थ में डूबता है, तो उसके द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार, भाई अगर वो डूबेगा तो उसके द्वारा जो भार अलग होगा ना, लिक्विड तो अलग होगा, तो तरल पदार्थ के भार के बराबर ऊपर जोर का अनुभव करता है। क्या करता है? वो जोर का अनुभव करता है। नेक्स्ट की बात करें, पास्कल का सिद्धांत, हाइड्रोलिक जो प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, वो किस पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। देखो कैसा कैसा क्वेश्चन है, गलती हो जा रहा है कभी कभी, इसीलिए कहते हैं कि एक ही ऑप्शन है 2.0, रिवीजन करते रहो। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल भंडार पहली बार स्थापित किया गया था? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। सर एक चीज समझ लो, सब 9th क्लास 10th क्लास का ही है, हम जुड़ते नहीं है, हमेशा याद रखना। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32? कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं। नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, बहुत बढ़िया। नीलगिरी, सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है, नंदा देवी नहीं है। कौन सा है बच्चा? नीलगिरी। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरवन की बात करें तो 1989 सुंदरवन का डेल्टा जो वेस्ट बंगाल, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये नंदा देवी चला जाएगा उत्तराखंड। और गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी याद है आपको, भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन? मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका को अलग करता है मन्नार की खाड़ी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? ये तमिलनाडु चला जाएगा। ये कहां जाएगा? तमिलनाडु। तो कितने सारे जवाब निकल कर आए? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सर तमिलनाडु में है। सुंदरवन की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। नंदा देवी की बात करें उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच लोकेट है। पटकाई पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं? हिमाचल, पूर्वांचल, हिमगिरी या हिंदुकुश? चलिए बताइए क्या होगा।
टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत बढ़िया। प्रियंका त्यागी, बहुत मेहनत लगता है बच्चे क्वेश्चन को फ्रेम करने में। तो पटकाई पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं? पूर्वांचल हैं, पूर्वांचल हैं। कैसे? अरे सर ऐसे समझ लो ना, अगर हम इंडिया की मैप को देखें, ये वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ हिमालय है, और हिमालय पहले क्या, पहले ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय, हिमालय की बात करें फिर शिवालिक, और ये जो हिमालय है ये पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ये नीचे चला आता है बे ऑफ बंगाल में। तो ये पूर्वांचल को हम पटकाई पहाड़ियां कहते हैं, पटकोई बूम के नाम से भी जाना जाता है। ये पटकोई बूम के नाम से भी जाना जाता है ये। तो पूर्वांचल होगा, हमेशा याद रखना। कहता क्या है कि सर पटकाई पहाड़ियां पूर्वांचल हिमालयी श्रेणी की है, जो भारत म्यांमार सीमा के पास स्थित है। इस पर्वतमाला की जो अन्य पहाड़ियां हैं, ब्रैल, मणिपुर, मिजोरम, मिजो, नागा हिल्स, ये सब के सब लोकेट हैं, सब के सब लोकेट हैं। ठीक है। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री, भारत के पास कितनी लैंड बाउंड्री है? 6100 किलोमीटर, 10,200 किलोमीटर, या 15,200 किलोमीटर, या 20,200 किलोमीटर? क्या होगा? चलिए जल्दी। क्या होगा? 15,200 किलोमीटर। यानी लैंड बाउंड्री की बात किया तो हम मैप के जरिए समझें क्या? बिल्कुल समझते हैं, मैप के जरिए समझ में आ जाएगा। पहले ये देख लें सर, भारत में 15,200 किलोमीटर की भूमि सीमा है। इसके अलावा 7516 किलोमीटर की तट रेखा, 7516.6 किलोमीटर की तट रेखा है, कोस्टल स्टेट है। अगर कोस्टल की बात करेंगे तो कैसे याद रखें सर? कोस्टल की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये 7516, यहां अरब सागर की बात कर लें, ये बंगाल की खाड़ी की बात कर लें, तो सर ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यानी इधर 5, इधर 4, कुल मिलाकर 9 तटीय राज्य हैं। कुल मिलाकर 9 तटीय राज्य हैं। जो 7516 की बात करेंगे, अगर केवल ये तटीय राज्य की बात करें तो ये 6100 हो जाएगा। लेकिन अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करेंगे और यहां हम लक्षद्वीप की बात करें तो हो जाएगा 7516, तो हो जाएगा 7516। समझना, अगर कुल बात करता है केवल इसकी तो हो जाएगा 6100, लेकिन अगर हम लक्षद्वीप को लेंगे, अंडमान निकोबार को लेंगे, तब हो जाएगा 7516, तब हो जाएगा 7516। ये याद रखना हमेशा। ठीक है। अब कहां समझा रहे थे कि सर 7516 किलोमीटर की तट रेखा है, और इसके अलावा भारत के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार की बात करें तो इसे भी हम मैप के जरिए समझते हैं। कहा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यानी सर ये नॉर्थ है और ये साउथ। ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो यानी 2933 किलोमीटर और एक 3214 किलोमीटर। तो 3214 की बात करेंगे सर, उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूरब 2933। तो कई बार दोनों में डिफरेंसेस पूछता है, यह हमेशा याद रखना कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में कितना अंतर है, कितना अंतर है। तो कितना अंतर है? 43। फिर एक याद रखिएगा सर, ये लॉन्गिट्यूड, कि भारत का लोकेशन लॉन्गिट्यूड में क्या है, भारत का लोकेशन लैटिट्यूड में क्या है। ये सब कुछ बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम हॉल में ही रुलाते हैं। अभी लगता है ये कतई क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे इजी क्वेश्चन होंगे जो आप गलती करके आएंगे ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती करके आएंगे, हमेशा याद रखना। ठीक है।
चलिए, चीन ने हाल ही में अपना सबसे भारी उपग्रह शिजियान 20 किस रॉकेट पर प्रक्षेपित किया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या होगा? क्या होगा? लॉन्ग मार्च 5। लॉन्ग मार्च 5 क्या है? लॉन्ग मार्च 5 यानी चीन ने हाल ही में देश के सबसे बड़े वाहक रॉकेट लॉन्च मार्च 5 पर सबसे भारी और सबसे उन्नत उपग्रह शिजियान 20 लॉन्च किया है। शिजियान 20 लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रख लो, अभी तो पता नहीं चल रहा है, जब एग्जाम में देकर आओगे एग्जाम और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तब केवल और केवल रोहित सर याद आएंगे कि काश, क्या बोले इसके बाद समझ ही गए हो नहीं? चलो, गंगा प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। वो गंगा प्रसाद कौन थे? कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, या इनमें से कोई नहीं? कौन थे? चलिए बताइए क्या होगा? भैया एसी तो चल ही नहीं रहा है यार, गर्मी में तो मरवा रहे हो। कहते हो सर एसी साइलेंट कर लीजिए। एसी में गर्मी में तो हालत खराब हो रखी है, ऊपर से आप लोग अलग गलत जवाब देते हो, वो अलग। चलो बताओ जल्दी क्या होगा? जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हो तो क्या होगा? देखो सर, प्रसिद्ध हिंदी लेखक, प्रसिद्ध हिंदी लेखक क्या है? ये लेखक है, फिर से कहेंगे प्रसिद्ध हिंदी लेखक गंगा प्रसाद विमल हाल ही में ये श्रीलंका में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। 80 वर्ष के थे बेचारे, अपनी बेटी और पोती के साथ यात्रा कर रहे थे और उसी समय सड़क दुर्घटना में मारे गए। उसी समय सड़क दुर्घटना में मारे गए। तो गंगा प्रसाद जवाहरलाल नेहरू जेएनयू में एक लेखक, अनुवादक और प्रोफेसर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा प्रसाद विमल अपने परिवार के साथ साउथ गेल टाउन से वैन में कोलंबो की तरफ जा रहे थे। ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम को किस वर्ष में पेश किया गया था? 2013, 2010, 2011, 2009। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, क्या होगा? ये 2010 में ट्रंकेशन सिस्टम को लागू किया गया। यानी कहता है सर कि जो आरबीआई का सिस्टम है ये सीटीएस, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम एक चेक क्लियरिंग सिस्टम है जो आरबीआई द्वारा त्वरित जांच मंजूरी के लिए किया जाता है। और आरबीआई ने पहली बार इसे राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 1 फरवरी 2010 को 10 पायलट बैंकों के साथ लागू किया और समय समय निर्धारित कर दिया 2008, लेकिन काम बन नहीं पाया। तब जाकर सीटीएस 2010 में, 2010 की संख्या इसलिए है क्योंकि वे चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम के दिशा निर्देश 2010 में आए थे। ठीक है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी। चलो बताओ कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बात करें सर 10 नवंबर को, 12 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को बात करें तो नेशनल यूथ डे, 5 अक्टूबर इंटरनेशनल टीचर डे, 5 सितंबर भारत के लिए टीचर डे, और 14 नवंबर को चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, बाल दिवस मनाते हैं, लेकिन पता चला उन्हें डायबिटीज हो गया, यानी बाल दिवस और डायबिटीज डे भी मनाते, डायबिटीज अवेयरनेस डे 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री वाईफाई सर्विसेज टू ऑल विलेजेज।
यानी केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे गांव में फ्री वाईफाई दिया जाएगा। तो आराम से पढ़ना, फिर पढ़ना की दूसरा चीज मत करना। तो बताओ किस वर्ष तक यानी किस ईयर मंथ तक डिसाइड करेगी सरकार? देखो भैया, एक बच्चा कह रहा है सर 10 अक्टूबर को मेंटल डे और मेरा बर्थडे है। अब ये डिसाइड कर लो कि तुम मेंटल डे मनाओगे या बर्थडे मनाओगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बर्थडे मनाते मनाते मेंटल ना हो जाना खुशी से। मार्च 2020 तक वाईफाई कर दिया जाएगा सारे गांव में। अब पता नहीं मोदी सरकार करे या ना करे, लेकिन उम्मीद तो करते हैं। नहीं तो सर केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह मार्च 2020 तक सभी गांवों में भारत नेट परियोजना के तहत मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान की जाएगी। मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। किस राज्य ने हाल ही में जनता क्लिनिक खोला है? अच्छा, जवाब लगा हुआ है राजस्थान, यानी पहले से चोरी हो गया नहीं। तो सर हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने जनता क्लिनिक ओपन किया। बच्चों क्या किया है? जनता क्लिनिक ओपन किया है। ठीक है, तो क्या कहता है समझते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शहर के मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए, जैसे याद करिए केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक खोला है दिल्ली में, तो अब हो सकता है केजरीवाल से इंस्पायर होकर इसने जनता क्लिनिक खोल दिया। तो सर कहां? सबसे पहले मालवीय नगर इलाके में वाल्मीकि बस्ती में जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया अशोक गहलोत जी ने। तो पहले चरण में 12 जनता क्लिनिक खोले जाएंगे, जहां लोगों को कुछ मामलों में मुफ्त दवाइयां और मुफ्त चिकित्सा प्रदान की जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज कितने मार्क्स आए जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 40 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आए, कितने स्किप किया, कितने नेगेटिव लिया, ये हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में। जितने सारे बच्चे जुड़े हैं उतने, ताकि ये एनालाइज किया जा सके, आपके पीछे वर्क किया जा सके कि कितने मार्क्स आपके आते हैं 40 प्रश्न के जीके में, कितने नेगेटिव हुए और कितने स्किप किए हो, कितने स्किप किए हो। समझ में आ गया? और देखो अब यहां से रिवीजन करना। अभी पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे भी, जीएस बाय रोहित सर। तो रिवीजन करना, जितना रिवीजन करोगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 10 जगह वीडियो देखेंगे, इसके बाद रात का खाना खाएंगे तब बचेगा, हाजमा हो जाएगा, नुकसान करेगा। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, और अगर आपको लगता है सर कि मैं आपके साथ यहां तो पढ़ता हूं, अनअकैडमी पे भी जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि रेलवे में अभी समय है 2-3 महीने में, तो 2-3 महीने में और परमाणु बम बन जाओ, ताकि सर बिल्कुल फूटे और सीधा मेंस में जाकर गिरे, यानी प्री का रिजल्ट हो जाए। तो बस एक और ऑप्शन आपके लिए है खुला, कहां? अनअकैडमी। तो करना क्या है, कैसे जुड़ना है आपके साथ? मैथ भी है, रीजनिंग भी है, और सबसे बड़ी चीज जितने एजुकेटर पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पे या फिर वाईफाई स्टडी के, उनके साथ भी आप अपना कंसर्न रख सकते हो। तो सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन करते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है बच्चा। इसके बाद सर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, ओटीपी डालते हैं, 2 प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस में सबसे जो दिक्कत होती है बच्चों को, ये यहां, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एसएससी का पेपर है, हमें मिलता है रेलवे वाले क्लास में, सर गोल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे दिखेगा, देखो बाबा दिख रहे हैं ना अभी रेलवे में, तो यानी गोल मैनेज गोल करेंगे, गोल सेलेक्ट करेंगे रेलवे, तो सेलेक्ट किया, वह वाईफाई स्टडी का आइकन दिखेगा वहां, उस आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे दिख जाएगा जैसे दिख रहे हैं यहां। फिर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख रहे हो ये मंथ है, और सबसे बड़ी चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, ये पता है कब कंप्लीट होगा? ये देखो 3 अप्रैल, यानी अच्छा समय है आपको रिवीजन करने का। ठीक है, तो ये सर मंथ है। आप जिस मंथ को चाहते हो, जिस मंथ का 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ, जो भी मंथ का करोगे, जितने फी है कम होगा, लेकिन एक रेफरल कोड डालना होगा वाईफाई चैंप,
तो 5,000 है सर रेलवे का, 10% डिस्काउंट हो क्या हो गया 4500। इतने सारे प्रोसेस करने के बाद फाइनली अब पैसे की बारी आएगी तो कैसे देंगे सर, हाथों हाथ तो लेंगे नहीं। तो क्या होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, फिर गूगल पे, पेटीएम, जो भी हो, देन दरवाजा ओपन हो जाएगा आपका अनअकैडमी पे आने का। ठीक है, और ये प्रोसेस है जो इमेज के जरिए समझ पाते हो तो ठीक है ना, तो फिर इसके जरिए। तो हाउ वाज द सेशन कैसा रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और बताना कि यार क्लास चलती है कहाँ। तो मंडे टू फ्राइडे शाम के 7 बजे रेलवे के लिए, 6 बजे रेलवे के लिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से कुछ नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।